मेथड स्टार्ट करूं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग to all of you, and now we will start value added method. उससे पहले मैंने आपको बताया है, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे देता हूं। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो इसमें नीचे रिएक्शन का टैब होगा जहां से यू कैन रेज योर हैंड। ओके, तो इनकम मेथड क्या होता है बेटा, किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी गुड मॉर्निंग इज हैपन, किसी भी इकोनॉमी में तीन सेक्टर होते हैं। हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। वो तीनों ही सेक्टर मिलकर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी इनकम करते हैं, उसके टोटल को हम इनकम मेथड से कैलकुलेट करते हैं। डोमेस्टिक इनकम भी कैलकुलेट कर सकते हैं और नेशनल इनकम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो तो इस तरीके से नेशनल इनकम हम कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा कि जितने भी सेक्टर्स हैं वो टोटल कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं किसी इकोनॉमी में। एक्सपेंडिचर मेथड हम किसे कहेंगे? एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब ये होता है कि किसी भी इकोनॉमी में जितनी फर्म्स हैं या लोग जितना पैसा खर्च कर रहे हैं, अगर हम उसका टोटल कर लें तो भी हमारे पास डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम आ जाएगी। अब वैल्यू एडिड मेथड या वैल्यू एडिशन मेथड या प्रोडक्शन मेथड जिसे बोलते हैं, वो क्या होता है? प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडिड मेथड का मतलब होता है कि जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं किसी इकोनॉमी में, आकर्षिता बेटा आपका कैमरा स्विच ऑफ है। किसी भी इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं बेटा, अब सपोज कर लीजिए ये मार्कर आप सभी को मेरे हाथ में दिख रहा है, इसके प्रोड्यूसर ने जब ये मार्कर बनाया होगा तो उसने प्लास्टिक परचेज की होगी, मशीन परचेज की होगी, लेबर उसने अरेंज की होगी, कोई स्टोरेज का स्पेस उसने अरेंज किया होगा, उसे ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत रही होगी, बैंकिंग फैसिलिटी उसने अवेल की होगी, इंश्योरेंस कराया होगा अपने प्रीमाइसेस का या अपने सामान का, और भी बहुत सारी चीजें की होंगी। अज्यूमिंग दैट ही अरेंज्ड ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद जब उसने कॉस्ट देखा, फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, तो उसने देखा कि उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 1000 रुपीज है। 1000 रुपीज फॉर प्रोड्यूसिंग 100 मार्कर्स, तो उसकी कॉस्ट आई 10 रुपीज पर मार्कर। और इसे हम लोग पढ़ चुके हैं, इसे बोलते हैं एफसी, फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है? तो क्या अब वो 10 रुपीज पर मार्कर पर ही वो मार्कर मार्केट में अवेलेबल करा देगा? नहीं कराएगा। वो 12 रुपीज पर मार्कर, जिसे हमने क्या कहा, मार्केट प्राइस। ठीक है, तो यहां से वो मार्कर कितने का हुआ? 1200 रुपीज का। 12 इंटू 100, 1200। तो अब इस प्रोड्यूसर ने वैल्यू एडिशन कितना किया? 200 रुपीज। तो अब इस प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट है वो भी 200 है, इसने वैल्यू एडिशन भी 200 किया है, और गवर्नमेंट इससे जो टैक्स लेगी वो भी इस 200 रुपीज पर लेगी, जिसे पहले हम लोग वैट बोलते थे, अब उसे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है जीएसटी में। तो उसमें जो जीएसटी लगेगा या ये प्रोड्यूसर जो जीएसटी देगा वो सिर्फ इस 200 रुपीज पर देगा बेटा। क्लियर? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें आपको कोई डाउट है पूछ लीजिए, इसमें आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये जो मैंने लिखा है सामने, इसमें आपको कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। सिंपल सी बात मैं ये कर रहा हूं कि कोई भी प्रोड्यूसर है वो हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पर वैल्यू एडिशन करता है, तो उसने कितनी वैल्यू ऐड की है हम उसकी वैल्यू को लेते हैं, पूरी इकोनॉमी की उन वैल्यूज को हम ऐड कर लेते हैं, तो वैल्यू एडेड मेथड से हम डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने, ये आपकी बुक में भी होगा, डिफरेंट बुक्स में भी इसे लेते हैं। सपोज कर लीजिए कोई फार्मर है और वो 1000 रुपीज का, ऐसा क्वेश्चन है, एक मिनट बेटा, देयर आर सम क्वेश्चंस। नो क्वेश्चंस। सपोज कर लीजिए एक फार्मर है वो और वो 1000 रुपीज का वीट प्रोड्यूस करता है। क्लियर? दिख रहा है सभी को? 1000 रुपीज का वीट उस फार्मर ने प्रोड्यूस किया, उस वीट को परचेज किया एक बेकर ने, और उसने उससे बिस्किट बनाए जिसकी वैल्यू 200 रुपीज हो गई। ठीक है, ये बिस्किट उसने 1000 रुपीज के वीट से बनाए जिसकी वैल्यू बिस्किट बनने के बाद 1200 रुपीज हो गई। उसके बाद वो
उसने मार्केट में दे दिए शॉपकीपर को, और शॉपकीपर से उसने 1500 रुपीज ले लिए। क्लियर है? 1000 रुपये का बिल था, 1200 रुपीज के बिस्किट बने, 1500 रुपीज के वही बिस्किट शॉपकीपर के पास पहुंच गए, और जब शॉपकीपर ने वो बिस्किट मार्केट में डिफरेंट कस्टमर्स को सोल्ड आउट किए, तो उसका जो टोटल वैल्यू हुआ दैट वाज मार्केट प्राइस या फाइनल वैल्यू। ये क्लियर है सबको? देखिए आपके पास एक रिएक्शन होगा, ऐसे कर सकते हैं आप। ये क्लियर है सबको ये वाला डायग्राम? यू कैन रेज योर हैंड, आई विल अंडरस्टैंड दैट यू हैव गॉट इट। ये बिल्कुल सिंपल सा है, जल्दी से मुझे आप यस या नो में, जैसे यूट्यूब पे हम यस सर लिख दिया करते थे, यहाँ पे यू विल रेज योर हैंड मीनिंग यू हैव अंडरस्टूड। आई एम चेकिंग एवरीवन, ओके थैंक यू। अभी भी कुछ बच्चों ने नहीं किया है, इसका मतलब वो नहीं समझे हैं या नहीं कर रहे हैं, दो बातें हैं उनमें से। चलिए थैंक यू वेरी मच। अब हम वापस आ जाते हैं। अब आप लोगों में से मैं अनम्यूट करूंगा पर्टिकुलर स्टूडेंट को और उसने आंसर करना है, तो बी रेडी। ये क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, प्रॉब्लम देख लीजिए। 1000 रुपीज का बिल था, बेकरी ने उनसे परचेज किया, बिस्किट्स बनाए जिनकी वैल्यू 1200 रुपीज थी, उसने वो शॉपकीपर को बेच दिए, शॉपकीपर ने 1500 रुपीज में परचेज किए। शॉपकीपर ने जब वो रिटेलर्स या कस्टमर्स को बेचे तो उसकी वैल्यू कितनी हुई? 2000 रुपीज, जो कि उसकी फाइनल वैल्यू है। ठीक है, जो कि उसकी फाइनल वैल्यू है। इतना क्लियर है? तो अब हम ये देखेंगे कि हर स्टेज पर कितना वैल्यू एडिशन हुआ है। यहाँ पर वैल्यू एडिशन हुआ है 200 रुपीज, ठीक है ना? यहाँ पर कितना वैल्यू एडिशन हुआ है? मैं अनम्यूट करता हूं। तरुणजोत सिंह बताओ बेटा। तरुणजोत अनम्यूट करो अपने आप को। बेटा कितना वैल्यू एडिशन हुआ है? तरुणजोत अनम्यूट करो। तरुणजोत सिंह, यहाँ पर कितना वैल्यू एडिशन हुआ है? बेकर ने 1200 रुपये के बिस्किट बनाए और 1500 के दुकानदार को बेच दिए। कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ उसे ये बताओ। राज संगम आप बताओ बेटा। बेटा यहाँ पर कितनी रुपीस की वैल्यू एडिशन हुई है? So 300. थैंक यू। यहाँ पर 300 रुपीस का वैल्यू एडिशन हुआ है, और यहाँ पर कितना वैल्यू एडिशन हुआ है? कौन बताने वाला है? हर्षिता 12th E, अनम्यूट करो बेटा। हर्षिता अनम्यूट करो अपने डिवाइस को। यहाँ पर Sir 500. 500. थैंक यू, म्यूट। 500 रुपीस का वैल्यू एडिशन हुआ है। तो इसकी स्टार्टिंग प्राइस कितना था? 1000 रुपीज। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर स्टार्टिंग कितना था? 1000। 200 का वैल्यू एडिशन हुआ 1200, टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 2 + 3 + 5 1000, और स्टार्टिंग कितना था इसका? 1000, टोटल कितना हुआ? 2000, और फाइनल वैल्यू कितनी है? 2000। अब इसे हम इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, ये मैं स्क्रीनशॉट आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, आप समझें। इसे हम इकोनॉमिक्स में इसलिए यूज करते हैं वैल्यू एडिशन मेथड को, कि अगर मैं वैल्यू एडिड मेथड यूज नहीं करूंगा तो क्या होगा? देखिए, मैं कहूंगा कि इस फार्मर की जो इनकम थी, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, यहाँ दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है, एक मिनट बेटा। आई विल से कि इस फार्मर की जो इनकम थी वो 1000 रुपीज थी, है ना? बेकर की इनकम कितनी हुई? 1200 रुपीज। शॉपकीपर की इनकम कितनी हुई? 1500 रुपीज, और फाइनल वैल्यू कितनी हुई? 200 रुपीज। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं ये कहूंगा कि मेरी जो डोमेस्टिक इनकम है वो 5700 रुपीज है। इधर देखिए आप, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है बेटा? डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है कि एक इकोनॉमी में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उसकी वैल्यू कितनी है। अब मैं कहूंगा कि फार्मर की इनकम तो 1000 है, बेकर की इनकम 1200 है, उसके बाद शॉपकीपर की इनकम 1500 है, और
और फाइनल जो लोगों ने पैसे खर्च किए हैं वो 2000 किए हैं, तो ये सारे पैसे मेरी इकोनॉमी में है, तो मेरी इकोनॉमी की टोटल वैल्यू 5700 रुपीज है, जो कि सही या ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें पिछली वैल्यूज भी इंक्लूड हैं। इस 1200 में ये वैल्यू भी तो इंक्लूड है ना भाई। 1200 के वो जो बिस्किट बेच रहा है उसमें 1000 रुपए जो उसने गेहूं परचेज करने के लिए खर्च किए हैं वो भी इंक्लूड है ना। तो इस 1200 में रियल वैल्यू कितनी ऐड हुई है? 200 रुपीज। इस 1500 में जो शॉपकीपर को उसने 1500 के बिस्किट बेचे हैं उसमें ये 1200 भी इंक्लूड है ना, तो रियल वैल्यू कितनी जनरेट हुई है? 300 रुपीज। तो अगर हम सभी स्टेक होल्डर्स, सभी पार्टिसिपेंट्स, सभी लोगों की वैल्यू को ऐड कर लेते हैं तो इसे बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। एक ही चीज को हम बार बार ऐड कर रहे हैं। ये 1000 रुपये यहां भी ऐड हुए, यहां भी ऐड हुए, यहां भी ऐड हुए, समझ रहे हैं? ये 1200 रुपीज यहां भी ऐड किए हमने, यहां भी ऐड किए, ये 1500 रुपीज हमने यहां भी ऐड किए। तो एक ही चीज को हम बार बार ऐड करेंगे। इस प्रॉब्लम को हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। When the value of one transaction is added over and over and over again, इससे क्या होता है? किसी भी इकोनॉमी की रियल वैल्यू बहुत ज्यादा दिखाई देती है। अब हमारी इस इकोनॉमी की अगर मैं इसे इकोनॉमी मानता हूं तो इसका जीडीपी कितना है? ओनली 2000 रुपीज। और डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम की वजह से कितना शो हो रहा है? 5700 रुपीज। समझ रहे हैं आप? तो इस फ्लॉ को, इस कमी को दूर करने के लिए इकोनॉमिस्ट ने कहा कि क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाएगा ये हम डिस्कस करेंगे बाद में, वर्कशीट में भी बताएंगे आपको। इकोनॉमिक्स ये क्वेश्चन ऐसे आएगा आपके एग्जाम में, हाउ टू रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग फ्रॉम द इकोनॉमी। सो देयर आर 2 ways टू रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग फ्रॉम द इकोनॉमी। फर्स्ट इज वैल्यू एडिशन मेथड। हमने हर स्टेज पर देखना है कितनी वैल्यू ऐड हुई है और उन सभी को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कैन बी रिमूव्ड आइदर बाय वैल्यू एडेड मेथड और बाय टेकिंग द फाइनल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, और बाय टेकिंग फाइनल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। तो फाइनल वैल्यू कितनी है? 2000। वैल्यू एडिशन से वैल्यू कितनी आ रही है? 2000। दीज टू वैल्यूज विल ऑलवेज बी इक्वल। कोई क्वेश्चन है तो टाइप कर दीजिए। Any question you have got, type the question. Anything you have got, you would like to ask. अभी हमने कुछ स्टार्ट नहीं किया है, ये सिर्फ एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन थी आपको समझाने के लिए। आप पढ़ क्या रहे हैं ये मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूं, क्योंकि जो मैं फार्मूला लिखाने वाला हूं वो आपकी बुक में भी लिखा है। मैं आपको पेज नंबर बता दूंगा, वहां से आप उसे लिख लेंगे। दैट इज नॉट एज मच इंपॉर्टेंट, दैट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं आप, उसका रेलेवेंस क्या है। अगर आप प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को दूर करेंगे तो वो सिर्फ वैल्यू एडेड मेथड से, जिसे हम प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं, उससे ही हो सकता है। और ये उसका मैंने आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दिया है, अभी हमने फॉर्मूला स्टार्ट नहीं किया है। एनी क्वेरी यू कैन रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू। गायन कुछ पूछना है बेटा? यू कैन रेज योर हैंड। आपके पास 2 इमोजी होंगे, एक ऐसे वाला होगा वो यस का होता है, एक ऐसे वाला होगा वो क्वेश्चन पूछने का होता है। किसी को क्वेश्चन पूछना है तो ये वाला कर दीजिए, बुद्धा वाला। Anybody would like to ask any question? Anything we have discussed is not clear to you, you can ask, you can raise your hand and then we will discuss. Anything? शर्माने से काम नहीं चलेगा क्लास में, बिल्कुल भी। You need not to feel hesitated. जसकरणप्रीत बार बार कैमरा स्विच ऑन स्विच ऑफ कर रहे हो बेटा। मैं बहुत एफिशिएंटली यूज करता हूं जितनी भी टेक्निकल ये डिवाइसेस होती हैं। आपको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। सुदन, अच्छा बेटा। एनीथिंग एल्स? आई एम सेंडिंग यू अ पिक्चर ऑफ दिस, उसे आप देख लीजिए एक बार। कुछ आपने पूछना है पूछ लीजिए। आई एम जस्ट फॉरवर्डिंग यू अ पिक्चर ऑफ दिस।
फोटो आपके पास आने वाला है, वो फोटो आप देख लीजिए, तब तक मैं इसे क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। अब हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। अरुमन, योर कैमरा स्विच ऑफ। अक्षय बस्सी, अब हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं बेटा। फॉर्मूले में इसमें जैसे हमने इनकम मेथड में सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया था? प्रियांशी, अनम्यूट योरसेल्फ। प्रियांशी 12th D, प्लीज अनम्यूट योर डिवाइस। गुड मॉर्निंग NDFC. बेटा, इनकम मेथड में हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया था? Sir, NDFC. NDPFC, वेरी गुड। NDPFC. और एक्सपेंडिचर मेथड में कोई बात नहीं, अभी ऐसे हो जाता है, अभी ऑनलाइन हो रहा है ना, कोई बात नहीं। कौन बताएगा इसे? इसे बताएंगे भवन जोत सिंह। अनम्यूट करो भवन जोत, अनम्यूट करो अपनी डिवाइस को बेटा। गुड मॉर्निंग। यस सर। बेटा, एक्सपेंडिचर मेथड में हमने क्या Good morning, कैलकुलेट किया था? sir. सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं हम? जब तक मैं भवन जोत से पूछ रहा हूं आप नकल कर सकते हैं, चुपचाप देख सकते हैं नीचे क्या है, ऐसे करके कि जैसे आप नहीं देख रहे हैं। ये होशियारी होती है, किया करो इसे बेटा, बी स्मार्ट। चलो भवन, तुम भी सोच लो बेटा, कल बताना। और कौन बताने वाला है? स्नेहा से पूछते हैं। स्नेहा, अनम्यूट करो। सर GDP MP और NDP MP। ओके, थैंक यू, देख लिया इसका मतलब आपने। चलो अब देखिए, इसमें हमने क्या करना है। इसमें हमारा ये 3 स्टेप का फॉर्मूला होगा, 3 लाइनों का फॉर्मूला होगा। सबसे पहले गायन क्या कर रहा है बेटा? इसके साथ, कैमरे के साथ अपने, क्या कहाँ ले जाओगे इसे? रख लो आराम से यार, ये तुम सेट ही नहीं कर पा रहे हो, यही नहीं सेट कर पा रहे हो, तुम क्या सेट करोगे लाइफ में? जल्दी से रखो इसे ध्यान से बेटा, से डिस्ट्रैक्शन होता है। मैं आपकी तरफ देखता रहता हूँ, वहां पता लगा कैमरा ऐसे 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 हो रहा है। इसे आराम से रख लो एक जगह बस। आकर्षिता बेटा, फिर आपने अपना कैमरा स्विच ऑफ कर दिया। राजवीर हुंडल, तुम बार बार ये बात भूल जाते हो बेटा कि तुमने आना स्कूल में ही है। मैं जितनी देर तुम्हारा नाम याद करूंगा ना, फिर देख लो। ये धमकी नहीं दे रहा हूं मैं, प्यार से बता रहा हूं अभी तुम्हें, ठीक है? तो कैमरा स्विच ऑन रखना है। एक्सक्यूज मी, हेलो मैडम, इधर। अब देखिए हमने क्या करना है। अब हमने क्या करना है बेटा? फर्स्ट स्टेप देखिए, आपने कैलकुलेट करना है, नहीं ये वाला ऑप्शन, आपने कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट। जब भी हमने वैल्यू एडिशन मेथड को सॉल्व करना है तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करना। समझ रहे हैं आप? वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे कैलकुलेट होगा? इसके लिए हमें ऐड करना होगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि हम सब जानते हैं कि सेल्स का मतलब क्या होता है। कोई एक फर्म है या बहुत सारी फर्म्स हैं, वो जितनी बिक्री करती हैं, जितना सामान बेचती हैं, उसकी वैल्यू सेल्स होती है। किसी कंपनी की सेल कितनी है? किसी कंपनी की सेल कितनी है? अब इसके 2-3 तरीके होते हैं बेटा सेल्स को कैलकुलेट करने के। सेल्स को कैलकुलेट करने के 2-3 तरीके होते हैं। एग्जामिनर कैसे भी आपको दे सकता है। अब देखिए क्या करेगा एग्जामिनर, यहां से जो मैं बोल रहा हूं आपने बहुत ध्यान से सुनना है। अब मेन पार्ट स्टार्ट हुआ है, वो डायरेक्ट आपको लिखेगा एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में, टोटल सेल्स। न्यूमेरिकल में लिखा होगा सेल्स या टोटल सेल्स, तो वहां से वैल्यू उठानी है आपने, फॉर्मूले में रख देनी है। तो पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा? वो आपसे ये कहेगा कि प्राइस पर यूनिट, ये मार्कर अगर 10 रुपीज पर मार्कर है तो प्राइस पर यूनिट क्या होगा? जसप्रीत बोर हो रहे हो बेटा? जसप्रीत कौर,
बोर हो रहे हो आप? चलिए, ये मार्कर क्या होगा, अगर 10 रुपीज का एक मार्कर है तो प्राइस पर यूनिट क्या हो जाएगा, 10, वो प्राइस पर यूनिट बताएगा। और फिर ये कहेगा कि कंपनी ने 1000 मार्कर सोल्ड किए, यूनिट्स सोल्ड, क्यू। तो पी का मतलब क्या होगा, यहां पर पी का मतलब क्या होगा, प्राइस पर यूनिट। क्यू का मतलब क्या होगा, यूनिट्स सोल्ड। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, P इंटू क्यू करेंगे, टोटल सेल्स आ जाएगी। क्लियर है दूसरा तरीका? अब तीसरा तरीका समझिए क्या होगा एग्जाम में। एग्जामिनर आपसे कहेगा या यही मेरी मार्कर वाली कंपनी है, और जैसे आजकल हम क्या कर रहे हैं, वैक्सीन भेज रहे हैं ना पूरी दुनिया में, ऐसे ही हमारी कंपनीज हैं इंडिया की जो पूरी दुनिया में सामान बेचती हैं। तो अब मेरी जो बिक्री है कंपनी की वो दो पार्ट में चली गई। पहला, वो सामान अपनी कंपनी का जो मैंने अपनी कंट्री में बेचा है उसे क्या कहूंगा मैं, डोमेस्टिक सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। तीसरा तरीका होगा, अगर क्वेश्चन में एग्जामिनर ने लिखा है डोमेस्टिक सेल्स तो आप एक्सपोर्ट को प्लस करोगे, अदरवाइज एक्सपोर्ट को प्लस नहीं करोगे। अब ये तीन तरीके हैं जिनसे एग्जामिनर सेल्स की वैल्यू आपको दे सकता है। 90% क्वेश्चन में उसने डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है, 90% क्वेश्चंस में उसने डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है, लेकिन क्योंकि हमने 100% मार्क्स गेन करने हैं तो हम 100% कवर करेंगे हर टॉपिक को। सेकंड तरीका डोमेस्टिक सेल्स, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि डोमेस्टिक सेल्स अगर गिवन है तो हम एक्सपोर्ट को प्लस कर देंगे। और तीसरा तरीका हो सकता है प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स सोल्ड। क्लियर? कोई क्वेश्चन है तो आप टाइप कर सकते हैं, डायरेक्ट सेल्स दे देगा, प्राइस पर यूनिट इनटू यूनिट सोल्ड हो जाएगा, या डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये तीन तरीके हैं टोटल सेल्स को कैलकुलेट करने के। अगर डोमेस्टिक सेल्स लिखा है क्वेश्चन में तो आपने एक्सपोर्ट को प्लस करना है। एग्जामिनर क्या करेगा, टोटल सेल्स दे देगा लेकिन क्वेश्चन में एक्सपोर्ट भी लिख देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। आप सोचेंगे कि एक्सपोर्ट लिखा है, सर ने बताया था, तो अब मैं एक्सपोर्ट को प्लस कर देता हूं। एक्सपोर्ट कब प्लस होगा, जब सिर्फ डोमेस्टिक सेल्स गिवन होगी, अदरवाइज एक्सपोर्ट प्लस नहीं होगा। एक मिनट बेटा, अदरवाइज एक्सपोर्ट प्लस नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन है मैं देख लेता हूं, एक मिनट। ओके, एक हैंड भी रेज है। आकर्षिता अनम्यूट करो बेटा अपने आप को, पूछिए आपका क्वेश्चन। अनम्यूट करो बेटा, पूछिए। एनीबडी एल्स, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? ये हमने इसमें कवर किया है, सेल्स डायरेक्ट गिवन होगा, या डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स हो जाएगा, या प्राइस पर यूनिट इनटू यूनिट सोल्ड हो जाएगा। किसी भी तरीके से हमने सेल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको डायरेक्ट लिखी हुई मिलेगी। चेंज इन स्टॉक आपने प्लस करना है। चेंज इन स्टॉक का क्या फॉर्मूला होता है, मुस्कान आप बताओ, 12th है, मुस्कान अनम्यूट करो। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एब्सोल्युटली रॉन्ग बेटा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। याद रखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। मैं लिख देता हूं फिर दोबारा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। वैल्यू एडेड का कोई भी मेथड होगा, हमने सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करनी है। अब हमने जो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट किया है, आप इसका लॉजिक भी समझने की कोशिश करें बेटा साथ साथ। ये सिर्फ हमने एक यूनिट का किया है, और हमारे पास एक इकोनॉमी में बहुत सारी यूनिट होती हैं, बहुत सारी यूनिट होती है ना।
अब हमने ग्रॉस वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना है। ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब एक यूनिट ने एक्चुअल में कितनी वैल्यू ऐड की है, ठीक है। उसके लिए देखिए दूसरा हो जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, इसे बोल देते हैं GVAMP। क्या बोलते हैं? GVAMP। तो इसमें क्या करना है, हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट की है उसमें से हमने सबट्रैक्ट करना है। पहले तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करेंगे, वो हमने कर ली। सेकंड स्टेप हमारा होगा ग्रॉस वैल्यू, ये मेन फॉर्मूला है, ये आपको मिल जाएगा बुक में। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। पहले मैं ये आपको इसका फोटो भेज देता हूं, देन आई विल गो फॉरवर्ड। ये अब आपने मेन फॉर्मूला लिख लिया है, अब आपने सिर्फ इसे समझना है। यही 2 लाइन का फॉर्मूला था जो आपने लिख लिया है। पहले आप ग्रॉस वैल्यू एडेड कैलकुलेट करेंगे बेटा, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप पहले आप वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आप ग्रॉस वैल्यू एडेड कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होगा, और उसके बाद ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस हो जाएगा। इतने में किसी ने कुछ पूछना है? आकर्षिता बेटा आपका हैंड रेज है, आपने कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। Sir, can you repeat the question? I'm not able to listen. क्वेश्चन पिक्चर मैंने फॉरवर्ड कर दी है, आप Can you repeat again? Sir, can you repeat again the topic? I was not able to listen due to the connection. बेटा फिर आपने रिकॉर्डिंग सुन लेनी है, ऐसे तो बार बार मुझे करना पड़ेगा। हाँ, ये क्वेश्चन वीर प्रताप ने जो पूछा है, मैंने एक क्वेश्चन भी पूछना था। पूछो बेटा, पूछिए प्लीज। कनेक्टिविटी का इशू है उसके साथ, चलिए कोई बात नहीं। अभी यहां तक जो आपने ये 2 लाइनें लिखी हैं, इसमें किसी की कोई क्वेरी है? नहीं है तो सीधे बैठ के अब आप तीसरी लाइन से लिखना शुरू कीजिए। पॉइंट नंबर 3 डालिए, पॉइंट नंबर 3 लिखिए। अब 4-5 पॉइंट हैं जो मैं बोलूंगा और आपने लिखने हैं। हाँ मैं बता रहा हूं बेटा, जसकरण प्रीत ने भी वही क्वेश्चन पूछा है, मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तो आप सुन लीजिए कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है। किसी भी रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट तक पहुंचने में जो आप बीच में यूज करते हैं वो आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। समझ रहे हैं आप? जैसे इस मार्कर को बनाने में प्लास्टिक, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, लेबर, मशीन, इंक, निब, ये सब चीजें क्या हैं? इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन बेसिकली क्या होता है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है, इसका कोई आपको डिटेल नहीं आएगी, यही डायरेक्ट लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन में, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब थर्ड पॉइंट लिखिए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू, जल्दी से लिखिए, मेरे लैपटॉप की बैटरी लो है और हमारे पास टाइम भी कम है, आपका नेक्स्ट लेसन स्टार्ट हो जाएगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू, अब बेटा जो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है बुक में या वैसे भी इन रियल प्रैक्टिस इसके अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग नाम से हम इसको पुकारते हैं, ठीक है। लिखिए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब इसके अलग अलग नाम बताऊंगा मैं, जो कॉमा लगा के आपने लिखने हैं, इसमें से कोई सा भी नाम लिखा होगा तो उसका मतलब भी आईसी होगा। आईसी का मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कॉमा,
परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, कॉमा, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, कॉमा, consumption of raw material, consumption of raw material, ये भी अगर लिखा होगा बेटा, इन तीनों में से कोई भी लिखा होगा तो उसका मतलब भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा। कॉमा लगा के लिखिए, भी एक और बचता है, फोर्थ लिखिए, कंजम्पशन ऑफ non-durable goods, consumption of non-durable goods, रॉ मटेरियल को हम इन सभी नामों से बुलाते हैं। जैसे हमने डेप्रिसिएशन के लिए रिप्लेसमेंट कॉस्ट या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल वर्ड का यूज किया था। क्लियर है? चलिए पॉइंट नंबर 4 लिखिए। पॉइंट नंबर 4, ये पॉइंट नंबर 3 था। पॉइंट नंबर 4 ये मैंने भी आपको लिखाया है, सुन लीजिए एक बार इसे। और इसे हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को कहेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट, क्या क्या लिखा है जरा कोई बताओ। ऋतिक आप बताओ बेटा जल्दी से अनम्यूट करके। सर थर्ड पॉइंट बोल रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, कंजम्पशन ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स। थैंक यू। चलिए पॉइंट नंबर 4 लिखिए, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी इज नॉट इंक्लूडेड, परचेज ऑफ मशीनरी इज नॉट इंक्लूडेड, इज नॉट इंक्लूडेड इन इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर एक टर्म लिखी हुई आए क्वेश्चन में परचेज ऑफ मशीनरी, तो हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन में। परचेज ऑफ मशीनरी इज नॉट इंक्लूडेड इन इंटरमीडिएट कंजम्पशन। परचेज ऑफ मशीनरी इज नॉट इंक्लूडेड इन इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और एग्जामिनर क्या करेगा, इसे ऐसे भी लिख देगा बेटा न्यूमेरिकल में, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर सेल्फ यूज और सेल्फ कंजम्पशन। वो पार्ट मैंने आपको नहीं लिखाया, अभी डिस्कस किया है, आप समझ जाएंगे जब लिखा हुआ आएगा। जनरली ऐसे ही लिखा हुआ आता है, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर सेल्फ कंजम्पशन, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर सेल्फ कंजम्पशन, उसे हमने इंक्लूड नहीं करना है, उसे हमने इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर? अभी यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। 4 पॉइंट लिखा दिए मैंने आपको। अभी इसमें किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला हो गया बेटा। आज हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है? कल हम इसके क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। बताओ रिदम, अनम्यूट करो। सर सेकंड वाला जो आपने करवाया था, ग्रोस वैल्यू एडेड टू मार्केट प्राइस वाला, मार्केट प्राइस लिखा है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसमें क्या बताना है मुझे आपको? सर ये एक्सप्लेन करना है, ये वाला जो इसमें एक्सप्लेन नहीं होगा, सिर्फ ये दोनों वैल्यूज रख के मुझे सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसका जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है वो कल होगा, क्योंकि अभी पॉइंट हमने 4 लिखे हैं, 2 पॉइंट हमें और लिखने हैं, उसमें इसका डिस्कशन होना है। आप बताओ रितिक। सर जो परचेज ऑफ मशीनरी फॉर सेल्फ कंजम्पशन वो तो नहीं होगा। अगर अकेला परचेज ऑफ मशीनरी है तो वो होगा या नहीं होगा? वो भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं कल डिस्कस करूंगा पॉइंट नंबर 5 में। एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू आस्क? चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। See you tomorrow at 9:15, same channel, same time. Thank you. Have a nice day and take care of yourself.